अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़मान से होंगे। सियासी तंज़ीम और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग बहुत धमाकेदार है, पूरा व्लॉग सुनिएगा क्योंकि पूरा पैसा वसूल है जनाब। पूरा व्लॉग सुनेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। तो जनाब अली, पूरी दुनिया के अंदर जो तिजारत का असूल है वो बिल्कुल बदल गया। जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो यूएई है उसने ख़ुद को ओपेक और ओपेक प्लस से निकाल दिया है, ख़ारिज कर दिया है और अपना पूरा टिल्ट उन्होंने भारत और इसराइल की तरफ कर दिया है। ओपेक और ओपेक प्लस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मेरा प्रीवियस व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी कि असल कहानी पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रही है। दूसरी तरफ ईरान वो मुल्क था जिसका टिल्ट हमेशा भारत की तरफ था और सी पैक मंसूबे को फ्लॉप करने के लिए ईरान ने इस जंग से पहले, क्योंकि अब तो उनके सामने पाकिस्तान और इंडिया का किरदार खुल के सामने आ गया, तो उनको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई। इससे पहले जब उनको शायद ये पहचान नहीं थी तो ईरान हमेशा भारत को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के इस मंसूबे को फ्लॉप करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि भारत को चाबहार की बंदरगाह तक दे दी थी। वो एक अलग बात है कि अब चाबहार की बंदरगाह से भारत को किक आउट कर दिया गया है। तिजारत के असूल बदल रहे हैं। वो पाकिस्तान जो हमेशा तिजारत के लिए, अपने व्हीकल्स के लिए अफ़गानिस्तान की तरफ देखता था, आज उसी पाकिस्तान ने जो है वो अपने रूट्स को तब्दील कर लिया है और अपने रूट्स को ईरान की तरफ कर दिया है। और मज़ेदार बात यह कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को इस बात की ऑफ़र कर दिया है कि अगर आप लोगों को भी पाकिस्तान का ख़ित्ता जो है वो लगता है करीब, तो आप लोग यहाँ से गुजरिए। इसके साथ ही इस जंग के अंदर जहाँ कुछ बुरी चीज़ें हुई, वहीं पर एक अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि पाकिस्तान का जो गवादर का एरिया है पूरी दुनिया के सामने अब उसकी नई अहमियत उजागर हो रही है और गवादर जो है वो आने वाले दिनों में एक नई बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाली है। इसके साथ ही एक बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान ने ईरान तक नई राहदारी, जो ट्रांजिट राहदारियाँ हैं, उनकी मंजूरी भी दे दी है। और इस हवाले से जो वफाकी वजारत तजारत हैं उन्होंने ये बता दिया है कि इससे मुतल्लिक दस्तखत से जो SRO है वो भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर जो है 2026 के तहत ईरान तक दरामदात और बरामदात के लिए नई ट्रांजिट राहदारियाँ जो है वो अब मुतारिफ़ करा दी हैं। और इसके अंदर होगा क्या कि हुक्मनामे के मुताबिक जो तीसरे ममालिक हैं उनसे ईरान तक सामान की तरसील अब पाकिस्तान के रास्ते मुख्तलिफ नई राहदारियों के ज़रिए मुमकिन हो सकेंगे। इन मुख्तलिफ राहदारियों के अंदर जो रास्ते इस्तेमाल होंगे उसमें गवादर होगा, गुबद होगा, कराची, पोर्ट कासिम, लियारी, माड़ा, पिसनी, खजदार, दलबदीन, तफ्तान और गवादर और कोयटा, ये तमाम वो इलाके होंगे जहाँ से अब इन तमाम गाड़ियों को गुजारा जाएगा। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान भी अब दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो रहा उस तरह से, जिस तरह से दूसरे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की तरफ से जो कुछ होता था। और अफ़गानिस्तान अब इसके अंदर जो है वो बिल्कुल तनहा रह जाने वाला है। कम अज़ कम उनको ये समझ आ जाएगी कि जब तक हम अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे तरीके से बना कर नहीं रखेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी तरफ अपने प्रीवियस व्लॉग्स में 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। जब तक आप ये ब्लॉग देखेंगे या तो अपना दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान आ चुके होंगे या आने वाले होंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैंने आपको दी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी बेसिकली चाइना करने क्या गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उनको भी थोड़ा सा ख्याल आया कराची का या सिंध वालों का। आपको पता ही है कि कराची वाले, सिंध वाले जिस तरह से पानी को तरस रहे हैं, हालांकि समंदर उनके पास है, तो समंदर ही के नमकीन पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, पीने के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए बेसिकली वो डील करने के लिए गए हैं चाइना। अल्लाह करे कि ये डील जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन जो कराची का हाल है, जो सिंध का हाल है, वो बेचारे रोते फिरते हैं। उनकी जो हालतें हैं, वहाँ की जो रोड है ना, उसके बारे में लोगों ने बाकायदा तौर पे कहा है कि जो कराची की रोड्स हैं वो हमारे लिए आबनाए हुर्मज़ हैं। और वैसे भी जब वहाँ पे बारिश हो जाती है तो जो गड्ढे उनके भर जाते हैं, गड्ढे नहीं गड्ढे, वो आबनाए हुर्मज़ बन जाता है। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफ़ान आया हुआ है। वो लोग जो कराची और सिंध में रहते हैं, वहाँ की रोड्स के बारे में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप समझ लेना कि बहुत लंबी लंबी और ऊंची ऊंची इमारत हैं, तो उन इमारत की क्या हालत है और आए रोज़ किस तरह से वहाँ पर हादसे होते हैं और किस तरह से वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स के अंदर खुदा न खास्ता आग लगती है। और फिर उनके पास तो बाकायदा तौर पर उस आग को बुझाने के लिए भी कोई इक्विपमेंट नहीं होता। तो मेरा ख़्याल है कि ज़रदारी साहब, अगर उनको ये ख्याल आ ही गया है कि समंदर के पानी को मीठा कैसे किया जा सकता है, तो वहीं पर उनको इन चीज़ों के ऊपर भी ख्याल करना चाहिए कि जो बेचारे लोग हैं ना, जो आपने एक नारा लगाया था ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो मेरे ख्याल से आपने शायद ये नारा तो नहीं गलती से लगा दिया था कि आपने रोटी कपड़ा और मकान लोगों से छीन लेना है। हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल
मीम्स तो फिर ऑब्वियसली बनती हैं और फिर कहा जाता है कि जी कराची को बदनाम किया जा रहा है, सिंध को बदनाम किया जा रहा है। पहले तो ये कराची वाले और सिंध वाले इस गलत फहमी का शिकार थे। वो कहते थे कि हमारा सारा बजट तो पंजाब खा जाता है, लेकिन जब से उनको पता चला कि चारों सूबों को इक्वल पैसा मिलता है तो उसके बाद अब उनको खुद सोचना चाहिए कि वो किन हुक्मरानों का इंतखाब कर रहे हैं। बहरहाल अब चलते हैं जी आज के व्लॉग की अगली खबर पे, जिसको सुनने के बाद आपका दिल खुश बाश हो जाएगा और आपको इंतहाई खुशी होगी। आमतौर पे हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हमें मायूस करते हैं। कोई ना कोई, वो पंजाबी में कहते हैं, ऐसी खाची ऐसी चवल मार के आते हैं कि बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि पैसा और फेम के लिए इंसान क्या क्या कुछ करता है। लेकिन पाकिस्तान के एक मशहूर व मारूफ और हमारे वेटरन सिंगर हैं, और वेटरन तो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, वैसे वो अपने बचपन से गा रहे हैं और इतने सीनियर हो चुके हैं कि मेरे ख्याल से शायद हमारे दादा दादी भी उनको सुनते होंगे, हालांकि वो अभी तक यंग हैं। दादा दादी इसलिए सुनते होंगे क्योंकि वो अपने बचपन से गा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब सज्जाद अली की। अब सज्जाद अली जो हैं उनको मैंने, आप सोच रहे होंगे कि शो बिज़नेस के वीडियो में क्यों कवर नहीं किया और मैं उनको पॉलिटिकल व्लॉग में क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि बात है हमारे मुल्क की। मामला ये है कि पाकिस्तान के लेजेंडरी हमारे गुलकार हैं सज्जाद अली, वो एक मरतबा फिर से ख़बरों की जीनत बन गए हैं। और इस बार वो नया गाना गाने की वजह से ख़बरों में नहीं आए, बल्कि हमारे मुल्क की वजह से ख़बरों में आए हैं। आप सब लोग जानते हैं 90 की दहाई में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और अपने बचपन में भी वो गाया करते थे। और सज्जाद अली ने अपनी मुनफरिद आवाज़ और लाजवाल मौसीकी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। यहाँ तक कि इंडियंस अभी तक उनके गानों को गाते हैं। इवन के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी सज्जाद अली के गानों को परफॉर्म किया जाता है। आलमी सतह पर उनकी शोहरत जो है वो फैली हुई है। और वो इनका गाना मुझे बड़ा पसंद है, वो जो है ना, जे एतु कदी रावी लंघ जाए, तो रावी के ऊपर जो उन्होंने गाना गाया था क्या कमाल था। और गुज़श्ता कुछ बरसों से वो आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहे। बेसिकली वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो जाकर मुकीम हो चुके हैं। अमेरिका में रहते हैं, इससे पहले वो दुबई में भी रहते थे और दुबई में उनकी एक म्यूज़िक अकेडमी भी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो भारतीय हैं। अब मामला कुछ इस तरह से पेश आया है जनाब के एक करीबी दोस्त ने एक पॉडकास्ट में ये इंकशाफ किया है उनके कि सज्जाद अली कराची में जो है वो एक डकैती के दौरान जो है वो उनको निशाना बनाया गया था। कराची में वो रहते थे, उनके घर पर डकैती हुई, उनका सब कुछ लूट के ले जाया गया और उनके साथ वो जो हादसा था वो इतना बुरा था कि वो उनके जहन के ऊपर इतने बुरे तरीके से असर कर गया कि उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना मुल्क जो है वो छोड़ दूँगा। मुल्क छोड़ने के बाद वो दुबई सेटल हो गए और दुबई के बाद वो कैलिफोर्निया चले गए या लॉस एंजलिस चले गए, अमेरिका चले गए। और उसके बाद कहा ये आप सोचें कि अगर किसी बंदे के साथ ऐसा हादसा हो तो वो बाहर के ममालिक में जाके हमेशा पाकिस्तान को बदनाम करता है। लेकिन उनके दोस्त ने बताया कि एक भारतीय नेशनैलिटी का जो ऑफिसर था उसने सज्जाद अली को कहा कि आप सिंगिंग का एक ऐसा अमेजिंग सरमाया है कि आप ऐसा कीजिए कि आप भारत आ जाइए, हम आपको भारतीय नेशनैलिटी जो है वो ऑफ़र करते हैं। आपको पता है इससे पहले भी वो जो हमारे मोटे से सिंगर हैं, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, जानते ही है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने भी क्या किया था, पाकिस्तानी शहरियत को तर्क करके भारतीय शहरियत अपनाई और उसके बाद आज तक वो गालियाँ खा रहे हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो सज्जाद अली हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस भारतीय ऑफिसर को एक ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद उसके मुंह पर ना सिर्फ एक जन्नाटेदार थप्पड़ लगा बल्कि पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया। सज्जाद अली ने कहा कि मैंने अपने मुल्क को छोड़ ज़रूर दिया है लेकिन मैंने अपने मुल्क को बेचा नहीं है कि मैं तुम्हारे आगे बेच के तो नेशनलिटी ले लूँ। जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो कह रहे हैं कि सज्जाद अली ने कमाल कर दिया है और उन्होंने कमाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया है। इससे जो उनकी हुब्बुल वतनी है वो भी ज़ाहिर होती है। बहरहाल जनाब अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली ख़बर पे। और अगली ख़बर आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की जंग हुई थी जनाब पिछले साल 9 और 10 मई को भारत के साथ, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उनको धूल चटाई थी वो आप सब लोगों के सामने। फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने उनके 6 तैयारे गिराए थे और ट्रंप के अकॉर्डिंगली 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और अब 11 तैयारे हो चुके हैं, क्योंकि ट्रंप हर दफ़ा आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने उनके इतने तैयारे गिराए थे और हर बार तैयारों की तादाद में वो इजाफा कर देते हैं। और वैसे भी एक रिकॉर्ड कायम हो गया है कि आज तक इतने तैयारे किसी मुल्क के नहीं गिरे जितने के भारत के अब तक तबाह हो चुके हैं। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या था, पाकिस्तान ने अपनी जो फ़िज़ाई हदूद है उसको भारत को इस्तेमाल करने से पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि पाकिस्तानी हदूद से गुज़र के अब उनके तैयारे नहीं गुज़र सकेंगे। और उसके बाद अब तक 1 साल गुज़र चुका है। पाकिस्तान आए रोज़ इस पाबंदी को मज़ीद आगे बढ़ा देता है जिसकी वजह से उनकी एयरलाइंस को अब तक अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है।
انڈین ایئر لائنز جو ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں، مودی گورنمنٹ کو بار بار ریکویسٹ کرتی ہیں، لیکن مودی آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ لیتا ہی پاکستان کے نام پہ، دشمنی کے نام پہ ہے، تو وہ کیسے پاکستان سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے؟ اسپیشلی مشرق وسطیٰ سے آنے والی جو فلائٹس ہیں ان کا اتنا برا حال ہے کہ پیٹرول تو اب ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہو چکا ہے، اور اب نیچے اگر آپ کو جو ایک میپ نظر آ رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب کہ بھارتی ایئر لائنز کو کتنا نقصان ہو چکا ہے اب تک۔ تو پاکستان کم از کم بھارت سے یہ جو بدلہ لے رہا ہے نا پچھلے 1 سال سے، وہ کمال کا ہے۔ اوپر سے پاکستان نے ایک نیا کمال کیا ہے۔ کمال پاکستان نے یہ کیا ہے جناب کہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے مقامی طور پہ پاکستان کے اندر تیار کردہ فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کر دیا ہے، اور پاکستان ایسے موقع پہ جو تجربے کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اور کس کو میسج دینے کے لیے کر رہا ہے وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ ISPR نے اس کو اناؤنس کیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ فتح 2 میزائل جو ہے وہ جدید ترین ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ تجربے کا مقصد مختلف ان کا کہنا ہے کہ تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے، لیکن کون سے تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ویسے ہی آج کل پاکستان مخالف جو ممالک ہیں ان کی سانسیں جو ہیں وہ سوکھی ہوئی ہیں، جب سے پاکستان کی 16,000 کی فوج جو اس وقت تک تعینات ہو چکی ہے سعودی عرب کے اندر، ان سعودی ایئر بیس بھی پاکستان کے پاس آ گئی ہے، ہمارے طیارے F-16 اور 17 بھی وہاں جا چکے ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ابھی 50,000 ٹوٹل ہماری جو فوج ہے وہ وہاں پہ تعینات ہونی ہے، اور ایسے میں پاکستان کا یہ تجربہ سمجھ لیں کہ دنیا کو میسج جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، آرمی راکٹ فورس کمانڈ اور سینئر افسران کے علاوہ اسٹریٹجک ادارے اور سائنسدان اور انجینئرز نے بھی اس تجربے کا مشاہدہ کیا اور اس تجربے کو سراہا، اور جاری کردہ بیان کے اندر یہ کہا گیا کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور مسلح افواج کے سربراہان نے میزائل کا کامیاب تجربہ جو ہے وہ کر لیا ہے الحمدللہ، اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ وہ میں بالکل یہ بات سوچتی ہوں، وہ پاکستان جو ایک سوئی بھی خود نہیں بناتا، اس کے اوپر بھی میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس پاکستان کے پاس الحمدللہ اٹامک پاور ہے، اور وہ اٹامک پاور ہمیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، ورنہ 27ویں رمضان کو یہ جو پاکستان بنا ہے نا واقعی کسی مقصد کے لیے بنا ہے۔ بہرحال جناب آپ چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ اب اگلی خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے محسن اختر کیانی کے بارے میں تو خبر سن لی ہوگی۔ انہوں نے جناب کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف جو کہ اس وقت ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں وہ ذاتی حیثیت میں میرے سامنے پیش ہوں۔ یہ وہی ججز ہیں نا جو عمران خان کو تو دیکھ کے گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، اور ابھی جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی کا لاہور ہائی کورٹ سے تبادلہ کر دیا گیا، اور وہ پرانے والی موجیں جو ہیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیر اعظم کو طلب کیا تھا، الٹا جوڈیشل کمیشن نے ان کا تبادلہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں کر دیا۔ ایک اور وکیل ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا تبادلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کر دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خنو موجہ نہیں رہی ہیں کہ جو عمران خان کو سپورٹ کر کر کے اور گڈ ٹو سی یو کہہ کے بڑا کچھ ہوتا تھا، اب ریاست جو ہے نا وہ 2 ٹوک چل رہی ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ تبادلہ جو ہے جس چیز کی مثال ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی مطلب وہ جو کہتے ہیں نا جوڈیشری اتنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی کہ وہ کھلے عام دندناتی پھر رہی تھی اور کچھ بھی فیصلے کرتی پھر رہی تھی۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ کیا اسے سیٹسفائیڈ ہیں یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے گا، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔